नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को कमजोर कर रही है, न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब अडानी पर सवाल पूछा जाता है तो लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनसे घर छीन लिए जाते हैं। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इस वजह से लोकतंत्र भी खतरे में आ गया है। केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है। जितने भी संवैधानिक संगठन हैं उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन हैं। तो चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। और कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है केंद्र सरकार पर कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनको कमजोर करने का भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों को कमजोर करने का काम कर रही है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप तो विपक्ष लगातार लगाता ही रहा है, लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं, एलआईसी, बीएसएनएल या दूसरी जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं, उनको भी कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसी बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में देश की जितनी बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं, क्या उनको कमज़ोर किया जा रहा है? क्या वाकई में विपक्ष के इन आरोपों में दम है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा 2024 के आम चुनाव से पहले बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है। जितने भी संवैधानिक संगठन हैं उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन हैं उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं, अडानी के मामले में सवाल पूछने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, बंगले खाली करा दिए जाते हैं कि आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो क्या है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो अस्त्र है विपक्ष का, पत्रकार का, वो सवाल पूछने का है। और सवाल से भागते हैं, सवाल पूछने वालों को दंडित करते हैं, उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। चलिए, 3 खास मेहमान इसी बड़े मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। खेमचंद जी बीजेपी से, मुन्ना खान साहब कांग्रेस से और साथ ही साथ प्रभात जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं खेमचंद जी आप ही के पास आना चाहूँगा। सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन आम चुनाव अगले साल सिर पर आ रहे हैं और इस साल भी कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो इन आरोपों से क्या लगता नहीं कि नुकसान भी हो सकता है पार्टी को आपकी? देखिए, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुले तौर पे अभियान चलाई हुई है और भ्रष्टाचारियों को किसी भी तरीके से कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सॉन्ग कर रहे हैं, वो डाउन कर रहे हैं, तो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, करते रहे, इकट्ठे भी हो रहे हैं, होते रहे, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सबने देखा है, सर्व देखा है कि दिल्ली में किस तरीके से लूट हुई, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से हजारों करोड़ों का लेन देन हुआ और वहाँ पे किस तरीके से किकबैक लिया गया जी। और ये सब केजरीवाल जी की तय से हुआ, केजरीवाल जी की निगरानी में हुआ। तो जो इतना बड़ा घोटाला केजरीवाल सरकार में हुआ और उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली केजरीवाल जी का नाम आ रहा है, तो एजेंसियों का ड्यूटी बनती है कि वो केजरीवाल जी से सवाल पूछें और ये केजरीवाल जी की भी ड्यूटी बनती है कि वो बताएं कि आप मुख्यमंत्री से आपकी सरपरस्ती में सरकार चल रही है, तो ये सब घोटाले कैसे हुए, क्या आपको पता नहीं था या फिर आपने आंखें बंद कर ली या फिर किकबैक की वजह से आप चुप बैठे रहे। तो ये सारी चीजें सामने आना बाकी है और केजरीवाल जी की फ्रस्ट्रेशन समझी जा सकती है। अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर ईमानदार कहते थे, अपने लोगों को कहते थे कि मैं तो पहले इनका बैकग्राउंड चेक करता हूँ, उनके सर्टिफिकेट चेक करता हूँ, उनकी नीयत चेक करता हूँ, फिर रखता हूँ। और तो दुनिया के सामने आ गया कि उनके वो सर्टिफाइड ईमानदार लोग महाभ्रष्टाचारी हैं, तो लोग कहने लगे हैं कि केजरीवाल जी भी महाभ्रष्टाचारियों के ठेकेदार हैं। तो सच तो एक ना एक दिन बार आता है, जो काट की आड़ी होती है वो बार बार नहीं चलती, एक बार में ही जाती है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम जो दूसरे नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने का काम कर रही है। सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल ये है कि बीजेपी तो लगातार तर्क दे रही है कि हम तो जो भ्रष्टाचार है उस पर शिकंजा कस रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रहे हैं, तो इसमें सरकारी संस्थाएं कैसे कमज़ोर हो रही हैं? विपक्ष का जो आरोप है वो बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि आप तो एक तरफ कहते हैं विपक्ष में भ्रष्टाचारी है, लेकिन जो विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के डर से जो बीजेपी का दामन थामा है, जो बीजेपी में गया है, क्या आप वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे? क्या आपका वॉशिंग मशीन इतना मजबूत है कि उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए और वो बिल्कुल साध हो गया? इसलिए आज विपक्ष हंगामा कर रहा है कि आप कार्रवाई करो। दूसरी बात बता दूं, 2014 से 2023 के दौरान 5430 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 2 भी बीजेपी नेता के नाम नहीं है। तो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं? क्या अन्य दल में ही भ्रष्टाचार हो रहे हैं? क्या जो जिस दल से भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में गए, क्या वो साफ सुथरे हो गए? क्या उनका वॉशिंग पाउडर निर्मा इतना मजबूत है कि इनके भ्रष्टाचार खत्म हो गए और वो साधु हो गए? आज उन पे कोई आरोप नहीं, आज वो भ्रष्टाचार करने की नहीं सोच रहे, आज उन पे 1 रुपया का भी काला धन नहीं है, आज वो उससे कोई भी प्रेरित नहीं है, सब उनसे खुश, ऐसा नहीं है। इसलिए आज आप शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करते, सवाल खड़ा होता है। येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करते, सवाल खड़ा होता है। रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करते, सवाल खड़ा होता। बेल्लारी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करते, सवाल खड़ा होता। हेमंत बी शर्मा पे कार्रवाई नहीं करते, सवाल खड़ा होता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके बहुत बड़े चहेते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। व्यापम घोटाला था, अब व्यापम घोटाला 2 भी चल रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। शिवराज सिंह चौहान आज ईमानदारी की सर्टिफिकेट लिए घूम रहे मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो यहाँ सवाल खड़ा होता। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि शाम के टाइम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि सुबह किस पे कार्रवाई होनी है, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के दौरान वहां के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं 100 नेताओं के नाम अमित शाह को भेजा हूं और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप ये बताइए कि कार्रवाई ईडी को करना है, नाम अमित शाह को जा रहा है, आप क्या कहेंगे? इतने महान एंकर हैं, आपको पूरे हिंदुस्तान की जानकारी है, तो आप क्या कहेंगे? कार्रवाई ईडी को करना है, नाम अमित शाह का जा रहा है। कार्रवाई
सीबीआई को करना है, ना मोदी जी के पास जा रहा है। तो ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, ये विपक्ष को कुचलने पे आमादा है, विपक्ष को कुचलने का इरादा रखते हैं। इनकी नीति और नियत और नीति दोनों ही है विपक्ष को कुचलना। आज आप देख लो, कोई भी शख्स, कोई भी दल के नेता, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज सेवी क्यों ना हो, एक शब्द सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा। इतनी अहंकारी सरकार है, इतनी अत्याचार हो रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रहे हैं, आए दिन हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, आए दिन हमारे महिलाओं के साथ रेप हो जाती है। तो इन पे खामोश है। एक शब्द अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो उसके पास ईडी सीबीआई सुबह ही आ जाना है। नहीं, अगर आपको बच के रहना है तो ये सरकार के हाँ में हाँ मिलाना है। सरकार की जो जितनी भी सरकार की नाकामियां हैं उसको आपको कामयाबियों में बदलना है कि नहीं नहीं ये सरकार बहुत अच्छे हैं। अब लोगों को पूछो कि सरकार अच्छे है तो कोई विकास, तो विकास 20 साल बाद दिखेगा। तो इनके विकास ऐसे हैं जो मिस्टर इंडिया है, जो इनको खुद दिखते हैं, आपको नहीं दिखेंगे। ये मिस्टर इंडिया वाली बात है, उसको दिखते हैं आपको नहीं दिखेंगे। तो ये लोग प्रचार वाले सरकार है, पोस्टरबाजी वाले सरकार है, झूठ परोसने में माहिर है, सपने के सौदागर है, सपने बेचने में माहिर है। सपने बेचते हैं ये लोग। ये अब 2019 में 2022 की बात होती थी, 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, हर गरीब के सर पे छत देने की बात थी, हर युवा को रोजगार देने की बात थी, इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने की बात थी। लेकिन यथा स्थिति ये है कि आज 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ जनता निर्भर करती है। तो ठीक ये है देश खान देख रहा साहब, है। मैं जवाब ले लेता 2024 हूं में एक इनको बार। जवाब मिलेगा। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दे दीजिए। देखिए, खान साहब का भी जो हर्षीकरण है समझी जा सकती है। खान साहब अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी पार्टी में इसको सिर्फ डॉन करने वाले लोग हैं, नाटकबाजी करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है। संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। और अभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता, बेंगलोर में जो एमएलए पे रेप करी वो कौन था? हमारे यहाँ पे जो भी गलत हो, जिस पे भी कार्रवाई करनी हो करनी चाहिए, ऐसा एजेंसी को बोला गया। एजेंसी अपना काम करें। संविधान रूप से जिस काम के लिए एजेंसियों की नियुक्ति हुई है, जिस काम के लिए सरकारी खर्चा उन पे किया जाता है, वो अपना काम कर रही है। और हमारी सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। पॉलिसी मेकिंग का काम करते हो, पॉलिसी मेकिंग का काम सरकार का होता है जी। लेकिन जो डे टू डे वर्क है, ऑपरेशनल वर्क है, एजेंसी अपने हिसाब से कर रही है। फिर हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। विपक्ष वाले ये भूल जाते हैं। जुडिशरी सरकार के खिलाफ बोलती है तो इनको लगता है हाँ ठीक है, अच्छा है, जुडिशरी बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन तो जुडिशरी से इनको राहत नहीं मिलती, बार बार इनकी जमानत रद्द हो जाती है। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, अरे आप तय तो कर लो कि आपके लिए जुडिशरी सही है या नहीं। अगर सही है तो सभी केसों में सही मानो, गलत है तो सब में गलत मानो। हमारे यहाँ पे आप ये कह दो कि एजेंसियां गलत कर रहे हैं। अगर एजेंसियां गलत करें तो जुडिशरी में जाके पकड़े जाएंगे। अब घबराते हो, अगर आप सही हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई एजेंसी है जिसके पास पूर्ण रूप से ताकत है, पूर्ण रूप से पावर है, नहीं। सेकंड बैलेंस है हमारी डेमोक्रेसी में। अगर एजेंसियों ने कुछ गलती की है तो जुडिशरी में पकड़ा जाएगा। जुडिशरी में भी मल्टीपल है, लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पकड़ा जाएगा। वहाँ से सामने आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग गलत हैं, इसलिए घबरा रहे हैं और बहाने लगाना चाहते हैं। देखिए जी, हमने विधानसभा में ये बोल दिया तो हम पे कार्रवाई हो गई। आप खुद बोलते ही इसलिए हो ना, आपको पता है केजरीवाल जी ने पहले भविष्यवाणी की थी। अब आपकी भविष्यवाणियों के चक्कर में आपकी गलतियों को आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है जी। मेरी बात कंप्लीट हो गई जी, ठीक है। प्रभात जी कैसे देखते हैं, सीधे तौर पर विपक्ष उंगली उठा रहा है? चेहरा है बड़ा विकृत है, समय समय पे बदलता रहता है। कोई रोता है, कोई मुस्कुराता है। जो जेल जा रहा है वो रो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जी। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी एक ऐसी पार्टी इस देश के अंदर जिसपे आम आदमी को बहुत भरोसा था, और आज उसी के लोग जब जेल के अंदर जा रहे हैं तो अब वो
बड़ा ताज्जुब होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बचाव कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं एजेंसियों के ऊपर। याद कीजिए आशीष जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स 2014 के बाद नहीं बनी है, ये लगभग 2-2.5 दशक 3 दशक से ये काम कर रही है जी। और यही सरकार कांग्रेस की जब होती थी तो यही सरकार इन सब एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, यहाँ तक कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सीबीआई एक तोता है। तो सवाल इस बात का है कि हमाम में सभी नंगे हैं, सारे राजनीतिक दल, जो चोर पकड़ा गया वो चोर है, जो बचा है अभी वो साहूकार है। तो ये जो डिबेट या जो भी चर्चाएं या केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो अपने आप को बड़ा ईमानदार बताते हैं, मैं कहता हूं शराब घोटाला कहते हैं कुछ नहीं है। केजरीवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक भी विभाग इन्होंने अपने पास नहीं रखा, और इसलिए नहीं रखा कि हम ईमानदार बने रहें और हमारे लोग पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें। आप देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल आशीष जी मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये उठाना चाहता हूं कि ये जितने भी राजनीतिक दल ये चुनाव कहां से लड़ते हैं, पैसा कहां से आता है? कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना। आम आदमी इनको 1-1 रुपया इकट्ठा करके तो देता नहीं है। ये सब बड़े बड़े लोग जो हैं, जब इनको चंदा देंगे, पैसे देंगे, तो ये गलत काम भी करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सारे राजनीतिक दलों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं। और जब तक ये देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया महंगी होगी, इस तरीके के भ्रष्टाचार होते रहेंगे, इस तरीके की चोरी होती रहेगी। केजरीवाल अपने आप को ईमानदार कहते थे कि हम कसम खाते थे कि हम ना लाल बत्ती लेंगे, ना प्रोटोकॉल लेंगे, ना हम कुछ करेंगे, और हमारे लोग सब ईमानदार, अगर एक उंगली उठेगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। अरे भाई, आपके ऊपर कितनी उंगली उठी, आप इस्तीफा दीजिए, जाइए। और अब आपको ऐसा गुरूर हो गया है कि आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया आपको। ठीक है, लोकतंत्र में आपको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अब अगर सीबीआई ने आपको सम्मन दिया है, आपसे पूछताछ कर रहे हैं, और आपके ऊपर सुई अगर घूमी है, लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपने फाइल देखी है, ये बताइए 12% जो कमीशन था, जो 6% से बढ़ के 2% से 12% हो गया, वो पैसा कहां गया? अगर आपने रेवेन्यू बढ़ाया होता और आपने रेवेन्यू दिया होता तो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में पैसे की बढ़ोतरी होती। त्रिपाठी जी, आपको रोक रहा हूं बीच में, वो इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आज अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो सरकारी संस्थाएं हैं क्या वाकई में कमजोर हो रही हैं, क्योंकि आपका जितना वक्तव्य है वो ज़्यादातर केजरीवाल के ऊपर फोकस्ड है और इस वक्त आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा पैनलिस्ट नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम जब उसके ऊपर चर्चा करेंगे अगली डिबेट में तो निश्चित रूप से उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस बात पर अपना जो पूरा मुद्दा है वो केंद्रित है हमारा कि क्या वाकई में सरकारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, ये आरोप ठीक हैं या नहीं है? आशीष जी, मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं हो रही कमजोर। सरकारी बिल्कुल कैसे नहीं हो रही? शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रही, शिवराज सिंह चौहान पे कार्रवाई नहीं हो रही, येदियुरप्पा पे कार्रवाई नहीं हो रही, हेमंत बिस्वा पे कार्रवाई नहीं हो रही, क्या ये मोदी के चमचे हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? मुन्ना खान साहब रुक जाइए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बात पूरी होने दीजिए, आऊंगा आपके पास। बीजेपी के ठीक है, प्रवक्ता की तरह बात कर रही है। सारा न्यायालय, जुडिशियल सिस्टम खतरे में है, सारे एजेंसियां चौपट हो रही हैं। ये इस तरीके के आरोप लगाना, ये एक मुझे नहीं लगता है कि एक आम आदमी को एक शोभा देता है। कौन सी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यही सीबीआई, यही ईडी और यही इनकम टैक्स के डायरेक्टर न्यायालय सरकार के प्रयोग में है। जो अमित शाह का वकील था आज वो सूरत का जज है, ये सहयोग है या प्रयोग? इस बात का जवाब दीजिए। देश का जब करोड़ों लोग के भ्रष्टाचार के कोयला घोटाला हो गया, कितने कितने बड़े स्कैम हो गए, तब ये कौन से साबित हुए कोयला घोटाला? कौन से साबित हुए टूजी घोटाला? अरे कौन से साबित हुए? प्रोपेगेंडा के तहत सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। तोड़ रहे हैं आप, समाज का मनोबल तोड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हो आप, अगर बीजेपी के प्रवक्ता हो तो बताओ, मुझे बताइए। एक राजनीतिक विश्लेषक को इस तरीके से चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया सब वही है, किस तरीके से कमजोर हो रहा है मुझे ये बताएं। जितने हमारे पैनल में बैठे हैं, आपने भी जो सवाल किया है
कि क्या सरकारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं? मैं कह रहा हूं बिल्कुल कमजोर नहीं हो रही है। नहीं, सरकारी लेकिन संस्थाएं पूरा अपने विपक्ष हिसाब से तो काम सीधे कर तौर रही हैं। पर त्रिपाठी हमें जी, जवाब देने दें। त्रिपाठी जी, आशीष जी, त्रिपाठी, एक आशीष मिनट मुन्ना जी। खान साहब रुक जाइए, ऐसे नहीं। त्रिपाठी जी सुनिए, सवाल सुनिए। सीधे तौर पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर ये तो आरोप लगा ही रहा है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एलआईसी की बात कर लीजिए, बीएसएनएल जैसी जो बड़ी संस्था है उसकी बात कर लीजिए, या एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए, या किसी चौथी संस्था की बात कर लीजिए, उसके ऊपर भी तो सवाल उठ रही है ना कि एलआईसी का निजीकरण, बीएसएनएल का निजीकरण, एयरपोर्ट्स को निजी हाथों को सौंपना, इस तरह के आरोपों को कैसे आप जनता को समझाएंगे? आशीष जी, मैं पहले चरण में आपसे कह रहा था जी। कि जितने बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, ये सब पहले कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस के पास बोरा भर भर के पैसे कहां से आते कांग्रेस थे? के शासन में थे। तो खान साहब रुक जाइए, बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। खान साहब रुक जाइए, ऐसे नहीं। त्रिपाठी जी आप बात पूरी कीजिए, फिर मेरे को खान साहब पे जाना। कांग्रेस के पास यही उद्योगपति पहले थे, अडानी अंबानी ये सब थे, सारे लोग थे। बोला कहने का उद्योगपति जब सरकार बदलती है, जो सरकार होती है सरकार के साथ उद्योगपति होता है, ये दुनिया जानती है। और कौन सा सिस्टम चौपट हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि यही उद्योगपति, अंबानी हो या अडानी हो या गोदरेज हो, जो भी उद्योगपति हैं, उद्योगपति तो जो सरकार होती है जहां वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, आम जनता के लिए सरकार काम करती है। सिस्टम कौन सा चौपट हो रहा है? आपने सिस्टम पे सवाल उठाया, मैं पूछ रहा हूं सिस्टम कौन से चौपट हो रहे हैं? खत्म कर दीजिए ईबीआई को, खत्म कर दीजिए सीडी को, ईडी को, सबको, और हम कह रहे हैं इन संस्थाओं पे ताला लगा दीजिए। यही तो ये भ्रष्टाचारी चाहते हैं। अगर आज पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है क्योंकि आप जनता से खारिज कर दिए गए हैं, आपका जो परसेप्शन है भ्रष्टाचार का, वो परसेप्शन से आप नहीं जीत पा रहे हैं, आप नहीं लड़ पा रहे हैं उस परसेप्शन से। आप सब लोग मिलके ये सोच रहे हैं कि अगर देश आगे बढ़ रहा है, अगर कोई समस्या है, आप लोग महंगाई पे बात नहीं करते हैं, आप लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, आप लोग अपने परिवार को बचाने की बात करते हैं। क्या हुआ वहां पे बंगाल में? किस तरीके से चिटफंड घोटाले हुए? जब घोटाले होंगे, जब लोग सामने आएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसमें कौन सी भाई वो है? आपने शराब नीति क्यों विड्रॉ कर ली? अगर बहुत अच्छी शराब नीति थी, आपने विड्रॉ क्यों कर ली? आप बच्चों को 19 साल के नीचे आपने बच्चों को शराब के लिए अलाउ कर दिया आपने, क्योंकि जितनी ज्यादा शराब बिकेगी उतना रेवेन्यू खजाने में नहीं जाएगा, आपकी पार्टी पे चंदे के रूप में जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है देश के अंदर, तो ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, नहीं मानता हूँ। ठीक है, मुन्ना खान साहब जवाब दीजिए। आशीष जी, पहली बात तो ये चाटुकारिता की हद होगी, थोड़ी भी शर्म अगर बची हो तो देश हित में बात करें। मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में बात करें। इन्होंने अभी कहा कि चिट फंड घोटाला जो ममता बनर्जी का था वो उसमें उजागर हुआ, व्यापक घोटाला हुआ, शिवराज सिंह चौहान उसमें कुछ नहीं बोल रहे, व्यापक घोटाला 2 हुआ उसमें कुछ नहीं बोल रहे, विश्वकर्मा पे, हेमंत विश्वकर्मा पे कुछ नहीं बोल रहे, येदुरप्पा पे कुछ नहीं बोल रहे, रेड्डी ब्रदर्स पे कुछ नहीं बोल रहे, बेल्लारी ब्रदर्स पे कुछ नहीं बोल रहे, और ये कह रहे नहीं सरकार विकास के कार्य कर रही है और सरकार की नियत और नीति ठीक है, इसलिए ईडी सीबीआई पे सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। अरे भाई, अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो देश हित में बात कर लो। कब तक बीजेपी की चाटुकारिता करते रहोगे? कब तक बीजेपी के पक्ष में बोलते रहोगे? कब तक बीजेपी के सपोर्ट में बोलोगे? अगर थोड़ी शर्म बची है, देश हित में बात करें, युवाओं के रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, विकास पे बात करें। जो सरकार ये लक्ष्यधार जो भाषण देती थी 2014-2019 में, आज उसमें कितने वादे पूरे हुए उस पे बात करें। उस पे आप बात करेंगे नहीं, आप बात करेंगे नहीं सरकार की वाहवाही में, सरकार की वाहवाही। आप सुन तो ले, सरकार की पॉलिसी की बड़ाई करने से अच्छा है देश हित में बात करें, युवा की बात करें, किसान की बात करें, जवान की बात करें, इसकी बात करें। अभी आपने कहा कि ये सरकार एक परिवार को बचाने में लगी है, वही सरकार परिवार में बचाने में नहीं लगी। अगर आपको इतिहास की जानकारी है, राजनीतिक विश्लेषक हो, अगर आपके पास जानकारी है, 530 केस रजिस्टर्ड हुए। त्रिपाठी जी बीच में नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। ऐसे ना दर्शकों को कुछ समझ आएगा और ना ही आपकी बात ऐसे बोल रखने का आपको भी कोई फायदा होगा। खान साहब आप अपनी बात पूरी करिए।
पहली बात ये बीजेपी की दलाली छोड़ करके जो राजनीतिक विश्लेषक है उससे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। खान साहब व्यक्तिगत नहीं, आप मर्यादा के साथ बात रखिए। अगर आपको आपत्ति है त्रिपाठी जी की किसी बात पर तो मर्यादा के साथ, व्यक्तिगत नहीं। त्रिपाठी जी के हर बात पे आपत्ति है, उन्होंने कोई ठीक है, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन मर्यादा के साथ, शब्दों के चयन का आप ध्यान रखें। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह अगर बात करेंगे तो मैं बोलूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात न करें। आज युवा बेरोजगार है, त्रिपाठी जी को पता है, महंगाई चरम सीमा पे, त्रिपाठी जी को पता है। 5430 केस रजिस्टर्ड हुए सीबीआई ईडीआई के द्वारा 2014 के बाद, जिसमें 5 बीजेपी नेताओं के नाम नहीं है। क्या ये सहयोग है, प्रयोग है? ये जवाब दे। क्या जो भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल होते वो वॉशिंग पाउडर इनोवा से धुल जाते? उनकी वॉशिंग मशीन अलग है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, जितना भ्रष्टाचार है सब माफ, ऐसा सिस्टम लगा रखा देश। या तो पूरा देश कोई बीजेपी बना दो, फिर लोकतंत्र को खत्म करो, विपक्ष को कुचलने का काम करो। ये है सरकार की नीति? ऐसे सरकार चलेगी? इस तरह तानाशाही से सरकार चलेगी? आज दो गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहा, क्या ये पूरा देश नहीं देख रहा? और इन जैसे लोग आज भी सरकार के पक्ष में बोल रहे, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। अरे देश हित में बात करें, आप रोजगार में बात करें, महंगाई में बात करें। क्या सरकार के वादे थे? 2 स्मार्ट सिटी बन गए, 280 का आज उस गांव का बुरा हाल है, उसमें चाहिए थोड़ी सी। अगर मैं बात कह रहा हूँ कि एजेंसियों को आप सरकार त्रिपाठी जी ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। खान साहब रुक जाइए, खान साहब एक सेकंड रुक जाइए, खान साहब एक सेकंड रुक जाइए। त्रिपाठी जी, मैंने आपसे 2 बार आग्रह कर लिया, मैंने खान साहब को भी रोका था जब वो आपके बीच में बोल रहे थे। देखिए, आप सभी जिम्मेदार पैनलिस्ट बैठे हैं और दूसरे के समय में, त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आपके वक्त में खान साहब को मैंने खुद रोका, आपके वक्त में खान साहब को मैंने खुद रोका। मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, वो आपका कॉल है, वो आपका कॉल है, लेकिन ऐसे नहीं, बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। खान साहब बात पूरी कीजिए। यही तो बात है, डिबेट छोड़ के मतलब हक बात में मिर्ची लगती है, थोड़ा कड़वा लगता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि शाम के टाइम अमित शाह स्क्रिप्ट लिखते हैं और सुबह के टाइम सीबीआई ईडीआई कार्रवाई करती है। ये देश देख रहा है, इसलिए देश देख रहा है क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में गए वो ठीक हो गया। 10 दिन पहले का बयान है, एक बीजेपी एमपी का बयान है महाराष्ट्र का, वो कहता है अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। लोगों ने पूछा क्यों नींद आ रही है? बोला अब तो मैं बीजेपी में आ गया, हमारे घर ईडी सीबीआई नहीं आएगी। क्या ये सरकार की नियत और नीति नहीं है कि जो उनके पक्ष में बोले, जो उनके लोग हैं उनको बचाया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी हो? बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारा माफ, सारे कर्जे माफ, 12 लाख कर्जे अडानी के माफ हो गए, 4.5 लाख कर्जे किसान के आज तक चढ़े उनके माफ नहीं हो रहे। तो क्या ये दोस्ती में काम नहीं हो रहा देश के अंदर? क्या दोस्त के लिए देश को नहीं बेचा जा रहा? क्या दोस्त के लिए सारे कानून ताक पे नहीं रखे जा रहे? एक आदमी फायदा पहुंचाने के लिए 140 करोड़ जनता को आज पिसा नहीं जा रहा, उसको घसीटा नहीं जा रहा। 45 करोड़ युवा आज बेरोजगार है आपके हिंदुस्तान में। आज आजादी में पहली बार 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, लोग रोजगार से परेशान है। और मत हो कि नहीं देश में तो बहुत विकास हो रहा है। तो कुछ लोगों के वजह से जो ये सरकार की स्थिति बनी है ये भयावह है। अभी रोजगार के मसले पे, महंगाई के मसले पे कोई भी एक सदस्य बात करने को राजी नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के पक्ष में बात न करें। कांग्रेस का आप, उन्होंने कहा कोयला घोटाला, 2G घोटाला, मैं कह रहा हूँ कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले। 2G घोटाले में ये राजा कन्नीमोजी जेल जाते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार बनती है उनको जमानत मिल जाती है। भाई क्यों जमानत मिल जाती? जब कांग्रेस पार्टी ने उसे जेल भेजा तो अगर आरोप थे तो आपके सरकार बनते ही वो बाहर कैसे आ गए? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। ये चाटुकार लोग हैं, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं देश हित में। बस इन्हें तो मुखबरी करनी है, सरकार की सिफारिश करनी है, इन्हीं बातों में ये यकीन रखते, इन्हीं बातों में विश्वास रखते। चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा जी जवाब दे दीजिए। आ रही है मेरी जी। खान साहब बहुत देर से बोल रहे हैं और कुछ अमर्यादित शब्दों का भी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप सीनियर हैं, अच्छा बोलते हैं, इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देती। और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एजेंसियां कमजोर कब थी हम सब जानते हैं। कांग्रेस के जमाने में एजेंसियां कम थी। किस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी पंजाब में एजेंसियों को कमजोर कर रही है। दिल्ली में उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो आपको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि अपोजिशन रूल में एजेंसियां कमजोर होते हैं, डिपार्टमेंट कमजोर होते हैं। आप केजरीवाल जी जो एजेंसी की बात करते हैं, आप देखिए उन्होंने क्या हाल किया है दिल्ली जल बोर्ड का, क्या हाल किया उन्होंने डीटीसी का, क्या हाल कर दिया उन्होंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, क्या हाल कर दिया उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रचार के लिए लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन 24,000 पोजीशन खाली पड़ी हैं। 80% स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है, साइंस मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती। तो हमारा काम डिस्ट्रॉय करने का नहीं है, हम सृजन करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, क्रिएट करने का काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विकास के कार्य में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने एज सीएम भी गुजरात में काम करके दिखाया और उसी काम को देखते हुए लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री भी एक बार नहीं दोबारा बनाया, दोबारा भी बनाने जा रही है। अभी आप सिर्फ हमारी बातें मत मानो, आप देश के अलावा विदेशों में जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स जारी करते हैं, आप उनके आंकड़े देखो तो आपको पता चलेगा किस तरीके से देश के लोग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको विश्वास करते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे। और जिस तरीके से आज विपक्ष नकारात्मक है, डिस्ट्रक्टिव है, उसके पास कुछ पॉजिटिव कहने को नहीं, तो उनका कुछ आगे पॉजिटिव होने वाला नहीं है। तो लगातार इसी तरीके से नेगेटिव होते जाएंगे और धरातल में जाते जाएंगे। अगर आप सही है तो फेस करो। क्या आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फेस नहीं किया? उनको कितने बार कितने केसों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फेस किया। वो सही थे, साफ सुथरे निकले, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर आप ठीक हो तो जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साफ सुथरे निकले वैसे आप ही निकलोगे। लेकिन अगर आप साफ सुथरे नहीं हो तो फिर भी आप कहो नहीं कि भी भ्रष्टाचार में भी रिजर्वेशन जारी करो, कि अगर विपक्ष के 2 लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो सत्ता पक्ष के भी 2 लोगों पे कार्रवाई हो। क्यों जी? ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ पे विश्व स्तरीय यहाँ पे ज्यूडीशरी सिस्टम है और ज्यूडीशरी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे एजेंसियां भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो आपको गलत चीजें प्रस्तुत मत करो और गलत चीजें प्रस्तुत करके आप बचोगे भी नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जोरदार कार्रवाई होगी, लगातार कार्रवाई होगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। ठीक है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। खान साहब, ये सीधे तौर पर कहना है खेमचंद शर्मा जी का, लेकिन सवाल बार बार बीजेपी भी उठा रही है पूरे विपक्ष पर कि जितने विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं वो इसीलिए एकजुट हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गिरेबान भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जो हैं वो लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, और अपने आप को बचाने के लिए वो एकजुट हो रहे हैं और इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी एजेंसियों को कमज़ोर करने का, सरकारी संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। आशीष जी, ऐसा नहीं है सर। विपक्ष कभी नहीं कहती कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई न करो। विपक्ष इसलिए कह रही है कि क्योंकि कार्रवाई आपकी वन साइड है, दोनों साइड नहीं है। ये सवाल है कि आज क्या बीजेपी में जितने भी भ्रष्टाचारी है उनके दाग धुल गए? क्या वो भ्रष्टाचार अब नहीं करते, या उन्होंने कसम खा ली भ्रष्टाचार नहीं करने की, या जो भ्रष्टाचार किए क्या उनको सरकार ने माफ करने का काम किया? सवाल ये खड़ा हो रहा, सवाल ये नहीं खड़ा हो रहा कि आप कितना कार्रवाई कर रहे हो, विपक्ष के कर रहे हो तो विपक्ष गुस्सा रहा। विपक्ष पे करो, कोई गुस्सा नहीं है। जो करा है वो भरेगा ही, जो भ्रष्टाचार किया वो करेगा ही। आज आप लांछन लगा रहे हो कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी है पूरे, तो क्या विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी हैं? तो फिर सब पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सभी पे कार्रवाई करो। राहुल गांधी जी पे करो, आप शरद पवार पे करो, सभी पे करो, नीतीश कुमार पे करो, सभी पे करो, जितने भी विपक्ष है, ममता बनर्जी पे करो, सभी पे आपको, भूपेश बघेल जी, कितने नाम है, डिबेट का टाइम कब पड़ जाएगा, तो सारे पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप ये क्यों कह रहे हो भ्रष्टाचारी है? आज ये देख लो आप, जितने भी भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी के अंदर है और सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है। आज बीजेपी के 900 ऑफिस, 900 दफ्तर कैसे कहां से बन गए? ये सवाल का जवाब दे। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे इनके दफ्तर बने, एक एक दफ्तर के 100 करोड़ रुपया खर्च है। इतने पैसे बीजेपी के पास कहाँ है? आज जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी सवाल किया है कि 2000 करोड़ रुपए किसके हैं, उसके जवाब आज तक नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे पाए।
तो आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये जवाब देना होगा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, वो नहीं बता पा रहे। वो पैसे के आरएसएस के हैं, मोहन भागवत के हैं, नरेंद्र मोदी जी के हैं, किसके हैं वो बताए, या अमित शाह के, ये आपको बताना पड़ेगा। अडानी सेल कंपनी से पैसे ट्रांसफर हो रहे, जिन कंपनियों का कोई नाम पता नहीं। 8x8 के कमरे में 4 कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, जिन कंपनी का पता नहीं। उन कंपनियों से मॉरिशस के द्वारा पैसे हिंदुस्तान में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा बीजेपी का था। बीजेपी खुद के लिए मंगवा रही है। 2024 चुनाव के लिए जितने भी काले धन इकट्ठा किए वो बीजेपी ने किए। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कितने लक्ष्यदार भाषण होते थे। मित्रों, 2022 एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, देश में एक भी बेरोजगार नहीं बचेगा, देश में महिलाओं सुरक्षाओं पर ध्यान दिया जाएगा, देश में किसान की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के छत पे मकान मिलेगा। इन लक्ष्यदार भाषणों से पेट नहीं भरता, ये 5 किलो राशन से पेट नहीं भरता। आज देश को विकास चाहिए, देश में जो युवा है उनको रोजगार चाहिए। आज जो देश के किसान है उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए। आज किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, आज किसानों को गाली दी जाती है। किसान धरने में प्रदर्शन कर रहे थे, 12 महीने बैठे, उनको खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, नक्सलवाद बोला गया। वो किसान जो हमारे देश का डीजीपी तय करता है, वो किसान जो कोरोना में सरकार सर छुपा के बैठी थी लेकिन वो लंगर चला रही थी, वो आए हुए मजदूर को, भूखों को रोटी खिला रही थी, उन्हें कोरोना का भय नहीं था। उसे देश का डर था कि देश मेरा कहीं बर्बाद न हो जाए, देश मेरा टूट न जाए, हमारे जो दोस्त देश के मजदूर है, युवा है, वो परेशान न हो, वो उनके जो लोगों के पाँव में छाले पड़ी है। सरकार आज प्रचार करती है, सरकार के जो विज्ञापन, सरकार का जो अभी प्रोटेस्ट होता है या सरकार कई सभाएं करती है तो वहाँ बस भर भर के लोग जाते हैं। तो आज सरकार के लिए बस है, लेकिन कोरोना में लोग जब पाँव छाले पड़ रहे थे उस समय सरकार को बस नहीं मिली। चलिए ठीक है खेमचंद जी, जितनी भी खान साहब ये लगातार बातें रख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष जिस तरह से इन सवालों को उठा रहा है, चुनाव में जनता को समझाना भी एक चुनौती रहेगी? आपका भी दिखा लो। सुन पा रहे हैं आप शर्मा जी? मैं आऊंगा आपके पास, शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। खान साहब जी, एक बात समझाइए कि लगातार आप ये सवाल उठा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष तो कहीं ना कहीं आरोप लगाता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष भी लगातार यही कह रहा है ना कि जो भी चीज़ें हैं सत्ता पक्ष बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है विपक्ष को? जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, इसीलिए तो विपक्ष को दिक्कत है। अगर जिम्मेदारी से करता तो आज शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जेल में होते, येदुरप्पा जेल में होते, बेलारी बोरदर जेल में होते, रेड्डी बोरदर जेल में होते, जैन डायरी में जिनका नाम वो जेल में होते, हेमंत बी शर्मा जेल में होते, वो बंगाल से एक इनका नेता है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो जेल में होते। 8 करोड़ रुपया कर्नाटक में जो जिस एमएलए के बेटे के पास पकड़े जाते वो जेल में होते। मतलब ऐसी कई नाम है जो जेल में होते, तो वो जेल में नहीं है। इसी से साफ होता है सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है विपक्ष को कुचलना, विपक्ष को दबाना, जनता की आवाज को दबाना। जो भी मीडिया में लोग, जो पत्रकार लोग है, जो ईमानदार लोग है, आप जैसे लोगों की आवाज को दबाना, ये सरकार की नियत और नीति में बन चुकी है, बच चुकी है। तब ये सरकार चाहती है कि सरकार का मुखालफत कोई न करे। हाँ, वाहवाही करिए, आप दिन रात सरकार को बोलिए, दिन रात सरकार के बारे में गुणगान करिए तो सही रहेगा। तो ये मसला इनका बन चुका है। तो इस तरीके से नहीं चलने वाली है सरकार। अब सरकार चलेगी नहीं। अब जनता को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, ये मसले पे सरकार टिक रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई में देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। चलिए, अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।